आज का टॉपिक है भाग्य, लक, किस्मत। कब किसी व्यक्ति का भाग्य अधिक कार्य करता है या कब जातक अत्यधिक भाग्यवान कहलाता है। यदि भाग्य आपका साथ दे रहा है तो 10% भी आप अपना कार्य करेंगे, कर्म करेंगे तो भी 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि भाग्य आपके साथ में नहीं है तो 100% भी आप काम करेंगे तो भी 5% भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो भाग्य की जरूरत हर व्यक्ति को है और आज का टॉपिक है भाग्य। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार। आज के इस टॉपिक पर, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति कब भाग्यवान होता है, कब उसका भाग्य साथ अधिक देता है। और भाग्य की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए एक लग्न कुंडली बनाई हुई है और राशि और स्वामी भी लिख रखे हैं। अर्थात किसी भी जनपत्रिका में 1, 2 इस प्रकार से लेकर 12 नंबर तक लिखे होते हैं हर भाव में, और वो किस राशि को दिखाते हैं। 1 है तो मेष राशि, 2 है तो वृष राशि, इस प्रकार। और उस मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृष के शुक्र हैं, इस प्रकार मकर के शनि और मीन के गुरु। तो जो भी नंबर किसी भी भाव में है वह इस राशि को दिखाएगा और उनके स्वामियों को यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। और आज हम बात करने वाले हैं भाग्य की। तो आप भी देख सकते हैं कि आपका भाग्य कितना काम करता है, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो शुरू करते समय हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो नवम भाव होता है जनपत्रिका में वह भाग्य भाव है। देखिए किसी भी जनपत्रिका में ये प्रथम भाव होता है जो कि लग्न है। तो यहीं से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नवम भाव यही भाग्य भाव है और इसके स्वामी भाग्येश कहलाएंगे। यहाँ पर भाग्य भाव यानी नवम भाव में जिस भी नंबर की राशि लिखी होगी, जैसे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है इस भाग्य भाव में, तो धनु राशि है, स्वामी गुरु, तो भाग्येश कहलाएंगे गुरु, अर्थात भाग्य के स्वामी कहलाएंगे गुरु। अब भाग्य के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। भाग्य भाव के 2 कारक ग्रह हैं, एक सूर्य और दूसरे बृहस्पति। और यदि आप अपनी किस्मत को देखना चाहते हैं अपनी जनपत्रिका में तो 3 ग्रहों को विशेष तौर से देखना है, गुरु, शुक्र और सूर्य को। गुरु और सूर्य कारक है नवम भाव के, भाग्य भाव के। और शुक्र भी तो गुरु ही हैं, भले ही वे दैत्यों के गुरु हैं। और भाग्य का तात्पर्य आजकल लिया जाता है कि सुख वैभव कितना है, धन संपत्ति कितनी रहेगी। तो शुक्र वैभव के कारक है, धन संपत्ति के कारक है, इसलिए शुक्र को भी लेना जरूरी है। तो इसलिए गुरु, शुक्र और सूर्य की स्थिति को भी देखना है आपको, यदि आप भाग्य की विवेचना करना चाहते हैं, भाग्य का विश्लेषण करना चाहते हैं। और ये तीनों ग्रह इस जनपत्रिका में कहाँ पर विराजमान है, कोई भी ग्रह कहीं भी हो सकता है। तो गुरु, शुक्र, सूर्य की स्थिति को देखें, वे कहाँ पर बैठे हैं, कौन से ग्रहों के साथ हैं, कितने बली हैं, ये इन स्थितियों का भी आपको देख लेना है। भाग्य भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर भाग्य भाव में नवम भाव में जो नंबर लिखा होगा वो एक राशि को दिखाता है और उसके स्वामी ग्रह ही भाग्य भाव के स्वामी है। तो ये जो भाग्येश हैं ये जनपत्रिका में किस भाव में है, किस स्थिति में है, ये आपको देखना है। इन पर किन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। नवमेश यदि नवम भाव में ही हो, नवमेश यदि नवम भाव में हो अर्थात स्वग्रह ही हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है। और साथ में यदि गुरु भी बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया, अत्यंत भाग्यशाली कहलाएगा। या फिर नवमेश केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और नवम भावस्थ गुरु की दृष्टि हो। अब देखिए केंद्र कौन सा होता है, किसी भी जनपत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, ये 4 भाव केंद्र के होते हैं। प्रथम, पंचम और नवम ये त्रिकोण कहलाता है। तो प्रथम भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाता है। तो किसी भी जन्म कुंडली में यदि नवम भाव के स्वामी केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, और नवम भाव में बैठे हुए गुरु की नवमेश पर दृष्टि पड़ जाए तो भी बहुत ही भाग्यवान होता है व्यक्ति। या फिर नवमेश केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों और गुरु कहीं पर भी विराजमान हो, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी व्यक्ति भाग्यवान कहलाता है। अब आपको जनपत्रिका में यह भी देखना है कि भाग्य भाव में कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं। भाग्य भाव में यदि कोई पाप ग्रह हो, अब देखिए पाप ग्रह कौन से होते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, क्षीण चंद्रमा और पाप ग्रहों से युक्त बुध, ये पाप ग्रह की श्रेणी में ही आते हैं। तो यदि भाग्य भाव में यहाँ पर पाप ग्रह बलवान हो या फिर उच्च के होकर बैठे हों तो भाग्य व्यक्ति का सदैव साथ देता है। जिस भाव में भी भाग्य भाव के स्वामी विराजमान हो जाए, किसी भी भाव में भाग्य भाव के स्वामी यदि विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं,
तो उस भाव का स्वामी भी भाग्येश की तरह ही फल देने वाला हो जाता है। यानी अगर भाग्य भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाएं तो जो लग्नेश हैं वे भी भाग्येश की तरह ही फल देने वाले कहलाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो चतुर्थेश भी भाग्येश की तरह ही फल देने वाले कहलाएंगे। भाग्येश यदि त्रिक भाव में विराजमान हो जाए, भाग्य भाव के स्वामी त्रिक भाव, अब त्रिक भाव कौन सा होता है? छठवां, आठवां और 12वां, ये त्रिक भाव हैं। जनरली ये अशुभ भाव कहलाते हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में यानी 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए तो भाग्य कम साथ देता है। जब आपको आवश्यकता होगी उस समय आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। अब सूर्य, मंगल, शनि और ये 6, 8, 12 भाव में हो। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं पाप ग्रहों की। यदि पाप ग्रह भाग्येश हो, भाग्येश यदि पाप ग्रह हो अर्थात सूर्य, मंगल, शनि हो और ये त्रिक भाव में हो, 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, तो भाग्य कमजोर जरूर पड़ जाता है, परंतु जब आपको आवश्यकता होती है तब यह आपका साथ अवश्य देता है। अब यदि भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में चंद्रमा और गुरु विराजमान होते हैं, गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, अत्यंत भाग्यवान होता है ऐसा जातक। यहीं पर यदि नवम भाव में चंद्रमा और बुध हो जाए तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नवम भाव में यदि शुक्र विराजमान हो और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु कहीं भी बैठे हों और इनकी दृष्टि पड़ जाए, वैसे गुरु सिर्फ 3 ही जगहों पे बैठ के अपनी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, या तो वे पंचम भाव में हो या फिर पंचम भाव में हो या फिर तृतीय भाव में हो या फिर नवम लग्न में हो। क्षमा करें, पुनः कहना चाहूंगा, भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि कब पड़ेगी? यदि गुरु लग्न में हो या तृतीय भाव में हो या पंचम भाव में हो। तो पुनः अपने सूत्र को कहना चाहूंगा कि शुक्र यदि भाग्य भाव में हो और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब भी व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान, अत्यंत भाग्यशाली कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं जो भी कार्य करता हूं उसमें भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, काम बनते बनते नहीं बन रहा है, रुकावटें आ रही हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में भाग्य साथ नहीं देता है। अब नवम भाव, इसमें यदि शुभ ग्रह हो, अब देखिए शुभ ग्रह कौन से होंगे? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये नवम भाव में हो तो भाग्य अवश्य ही साथ देगा व्यक्ति का। भाग्य यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, पहले भी इस पर बात की कुछ देर पहले हमने, भाग्य यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो बहुत ही शुभ योग का निर्माण करते हैं। भाग्य यदि केंद्र में है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं, और यदि भाग्य त्रिकोण में है तो भी ये अत्यंत उच्च श्रेणी में आते हैं, भाग्यवान होता है ऐसा व्यक्ति, इसमें कोई भी संदेह नहीं समझना चाहिए। और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि भाग्य के विचार के समय हमें गुरु और शुक्र और सूर्य को अवश्य देख लेना चाहिए, और कारक सूर्य, गुरु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों को देख लेना चाहिए। अब भाग्य भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है यह भी विचारणीय है। अब भाग्य भाव पर कौन कौन से ग्रह दृष्टि डालेंगे? देखिए भाग्य भाव पर सभी ग्रह दृष्टि डालेंगे जो तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम भाव है, और यहां पर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो अपनी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेगा। अब राहु केतु शनि, राहु या फिर केतु या फिर शनि यहां पर बैठे हैं यदि तृतीय भाव में और इनकी दृष्टि पड़ जाए भाग्य भाव पर, तो देखिए ये राहु केतु और शनि ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये भाग्य को कमजोर कर देते हैं। वैसे तृतीय भाव में राहु और केतु अच्छे फलदायी होते हैं, लेकिन विच्छेदात्मक प्रवृत्ति के कारण इनकी दृष्टि जब पड़ जाएगी भाग्य भाव पर तो भाग्य में कमी होती है, भाग्य में विलंब या देरी पैदा करते हैं ये। और कौन से ग्रह हैं जो तृतीय भाव में बैठकर, देखिए मैंने आपको बताया कि सभी ग्रह तृतीय भाव में बैठकर यहां पर दृष्टि डालेंगे, चाहे वे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी ग्रह यहां पर बैठकर भाग्य भाव को देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं मंगल की। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनकी विशिष्ट दृष्टियां भी हैं, जैसे मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है, अर्थात मंगल यदि षष्ठ भाव में बैठे या फिर तृतीय भाव में बैठे या फिर द्वितीय भाव में बैठे तो अपनी दृष्टि यहां पर डालेंगे। यानी मंगल यदि बैठेंगे षष्ठ भाव में तो अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर, तृतीय भाव में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि डालेंगे, और यदि द्वितीय भाव में मंगल होंगे तो भाग्य भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि डालेंगे। गुरु किस स्थिति में अपनी दृष्टि डालेंगे? गुरु की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो गुरु या तो पंचम भाव में हो तब अपनी दृष्टि डालेंगे नवम भाव पर, या फिर गुरु तृतीय भाव में हो तब नवम भाव पर दृष्टिपात करेंगे, या फिर गुरु लग्न में विराजमान हो तो भी अपनी नवम दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे।
शनि की बात करते हैं तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो शनि या तो सप्तम भाव में हो तब तीसरी दृष्टि डालेंगे, यदि शनि तृतीय भाव में है तो सप्तम दृष्टि, और यदि शनि द्वादश भाव में है तो भाग्य भाव पर अपनी दसम दृष्टि डालेंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु इनकी दृष्टियां गुरुवत हैं, अर्थात 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यदि राहु और केतु ये पंचम भाव में बैठे या फिर तृतीय भाव में हो या फिर लग्न में विराजमान हो, तब अपनी दृष्टियां वे भाग्य भाव पर डालेंगे। तो इस प्रकार से सभी ग्रहों की दृष्टियां हमने देखी कि भाग्य भाव पर कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल सकते हैं। और यह भी मैंने बताया कि भाग्य भाव पर दृष्टियों को भी हमें देखना है, आपकी किस्मत कितना काम करती है यह जानने के लिए। अब कुछ विशेष भाव भी होते हैं जन्म पत्रिका में। कौन कौन से भाव हैं? एक ये नवम भाव, एक दसम भाव, एक एकादश भाव। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है और एकादश भाव आय भाव या लाभ भाव है। अब यदि भाग्य भाव के स्वामी दसम भाव में और दसम भाव के स्वामी भाग्य भाव में हो तो यह राशि परिवर्तन योग का निर्माण करते हैं। यह एक प्रकार का राजयोग है, अत्यंत शुभ योग होता है, भाग्य बहुत ही प्रबल होता है ऐसे व्यक्तियों का। इसी प्रकार यदि भाग्येश एकादश भाव में बैठे हुए हों और जो धन भाव के स्वामी यानी द्वितीयेश हैं, धनेश हैं, ये नवम भाव या फिर दसम भाव या फिर एकादश भाव में विराजमान हो, तो इस स्थिति में भी बहुत अच्छा भाग्योदय होता है व्यक्ति का। सुख संपन्नता सब हमेशा रहती है और भाग्य सदैव साथ देता है। आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी ये दोनों भाग्य भाव में हो, आय भाव और धन भाव के स्वामी दोनों भाग्य भाव में हो और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। भाग्य भाव के स्वामी यदि एकादश भाव में हो और उन पर गुरु की दृष्टि पड़े, या फिर भाग्य के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी दसम भाव में हो और उन पर गुरु की दृष्टि पड़े, तो भी व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली कहलाता है। भाग्य भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर भाग्य भाव पर जितने अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उतना ही व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है। अब प्रश्न उठता है कि भाग्योदय कब होगा या कौन सा ग्रह विशेष लाभकारी होता है? तो इसके लिए देखिए कि यदि लग्न किसी भी प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, मंगल या गुरु से संबंधित है, तब भाग्य भाव में शुभ ग्रह भी बैठे हों। लग्न किसी भी प्रकार से सूर्य, चंद्र, मंगल या गुरु से संबंधित हो और भाग्य भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो जो शुभ ग्रह बली होकर भाग्य भाव को देख रहा होता है उसकी दशा अंतर्दशा आने पर विशेष फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं पर यदि शनि, बुध, शुक्र की राशि लग्न में हो और भाग्य भाव में पाप ग्रह बली होकर बैठा हो, पुनः कहना चाहूंगा, शनि, बुध, शुक्र की राशि लग्न में हो और भाग्य भाव में पाप ग्रह बली होकर बैठा हो, तो यह भी विशेष फलदायी होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पाप ग्रह यदि नवम भाव में बैठेंगे तो विशेष फल देंगे, परंतु यदि नवम भाव को पाप ग्रह देख रहे हों तो भाग्य को कमजोर कर देते हैं। भाग्य भाव के स्वामी स्वयं अपने भाग्य भाव को देखेंगे तो उस स्थिति में व्यक्ति बहुत भाग्यवान होगा। उन पर शुभ ग्रहों की जितनी अधिक दृष्टि होगी, जितने अधिक ग्रहों की शुभ दृष्टि होगी, भाग्य उतना प्रबल होगा। परंतु पाप ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर हो या फिर भाग्य भाव पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी का मतलब है कि भाग्य भाव ये है तो इसके पहले और इसके बाद वाले भाव में यानी अष्टम में और दसम में यहाँ पर कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भाग्य भाव पाप कर्तरी में हो गया। तो यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो भाग्य भाव पर या भाग्य भाव पाप कर्तरी योग में हो, तब भी भाग्य कम साथ देता है। अगली स्थिति को देखते हैं। यदि नवम भाव में शुक्र विराजमान हो और यहाँ पर गुरु दृष्टि डाल रहे हो, यानी गुरु लग्न में हो, गुरु तृतीय में हो या पंचम में हो और भाग्य भाव में शुक्र विराजमान हो, तो गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी। ऐसे व्यक्तियों के पास बड़े बड़े काफी महंगे वाहन होते हैं इनके जीवन काल में। कई बार ये विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश में इनका व्यापार भी हो सकता है, विदेश में इनका घर संपत्ति भी हो सकती है। भाग्य भाव में शुक्र और कई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, भाग्य भाव में शुक्र हो और कई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी अत्यंत भाग्यवान बनाते हैं ये। तो भाग्य का आकलन करते समय आपको देखना चाहिए कि भाग्येश कहाँ पर विराजमान है, कितने ग्रहों के साथ हैं, कितने ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, भाग्य भाव पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, भाग्येश पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, कैसे संबंध है, भाग्येश का संबंध कैसा बन रहा है, किस ग्रह के साथ बन रहा है, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और शुरू में ही मैंने बताया कि गुरु, शुक्र और सूर्य, इनकी स्थितियों को भी आपको देख लेना चाहिए।
अब एक प्रश्न और उठता है कि ठीक है, हम इस तरह से देख लेंगे भाग्य की क्या स्थिति है, भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा। तो आपका भाग्य आपका पूरा साथ दे, आप भाग्यवान बने, भाग्य को बल मिले, इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करें, गुरु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या फिर भाग्य भाव में जो भी राशि है, भाग्य भाव में जो भी राशि है उसके कोई ना कोई स्वामी होते हैं, तो भाग्येश के अधिपति की आराधना करने से भी भाग्य बलवान होता है, सदैव आपका साथ देता है। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।